हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आज हम लोग अंडर 10 मिनट्स कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 3 पार्ट्स में कवर कर दिया है, इसका वन शॉट भी क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म करना है तो आज इस माइंड मैप, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग 10 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपना चैप्टर और बिना फालतू की बातें नहीं करते हैं। चलो, सबसे पहले चैप्टर आपका है क्या? दिस इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो आपका चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है मिक्सचर्स के बारे में कि एग्जैक्टली मिक्सचर्स क्या होते हैं और आप इसके टाइप्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कि जब आप मिक्सचर्स के बारे में एग्जैक्टली पढ़ते हो तो उसको सेपरेट जब आपको करना होता है तो आप किस तरीके से उनको सेपरेट करते हो। फिर सेकेंड पार्ट में आप इस सेपरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली आप लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हो। पहला मिक्सचर्स के बारे में जानने के लिए और दूसरा किस तरीके से मिक्सचर्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपने मिक्सचर्स की डेफिनेशन को जानने से। ठीक है, दिस इज योर मिक्सचर्स। ओके, सबसे पहली चीज तो ये जो आपको फ्लो चार्ट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू गो देयर और इस चैनल को बेसिकली इस फ्लो चार्ट को वहां से एक्सेस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाओ, रिकॉल करते जाओ हर एक चीज को। मेक दिस एन एक्टिव रिकॉल, बस सुनते जाओ इसको। सबसे पहला आपके पास टॉपिक है मिक्सचर्स। तो एक्जैक्टली मिक्सचर्स होता क्या है? जब आप दो चीजों को एक साथ कंबाइन कर देते हो। अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन टुगेदर। जब दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पोहे के अंदर पीनट्स डाले हैं तो मैं अगर उनको वापस से निकालती हूँ उस मिक्सचर से तो वो पोहे पोहे ही, वो जो पीनट्स है वो पीनट्स ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब अगर मैं मिक्सचर के अंदर किसी भी कंपोनेंट को डालती हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये होता है मिक्सचर्स के बारे में। सेकंड चीज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। दो तरीकों के हमारे मिक्सचर्स होते हैं। पहला होता है हमारा होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आई नो आप लोगों को पता होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर्स आपके होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर्स आपके सिंपली वो वाले मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं दे आर सेम थ्रू आउट। सबसे पहली चीज तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उनका। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब अगर मैंने आपको एक ग्लास दिया है, उस ग्लास के अंदर पानी डाल दिया है और सॉल्ट डाल दिया, उसको डिजोल्व कर दिया आपस में, तो वो जो कॉम्पोजिशन है उस पूरे ग्लास के अंदर पानी और सॉल्ट का वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, सिंगल फेज कंपोनेंट्स नॉट विजिबल। अगर मैं पानी के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स को डाल रही हूँ तो जो मेरा सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट के मेरे को पार्टिकल्स जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल नहीं रहेंगे। थर्ड इज एग्जांपल दे रखा है आपको सॉल्ट सोल्यूशन का, शुगर सोल्यूशन का, एयर का या फिर विनेगर का। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आप लोग सिंपल सी एक चीज देखते हो कि यहाँ पर जो आपका कॉम्पोनेंट है, जो आपका कॉम्पोजिशन है, दैट इज नॉट सेम। ठीक है, अगर मैंने आपको एक ग्लास के अंदर पानी डाल दिया है और सैंड उसके अंदर, बेसिकली सॉइल उसके अंदर डाल दी है, तो आप यहाँ पर देखते हो कि जो उसका कॉम्पोजिशन दैट इज नॉट सेम। कहीं पर सॉल्ट ज्यादा है, कहीं पर सॉरी कहीं पर सैंड ज्यादा है और कुछ देर बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन भी कर जाते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर हम लोग एक चीज बड़ी सिंपल सी देखते हैं कि उनका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। और आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सैंड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, स्मोक, मडी, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब तक हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया है। मिक्सचर्स के बाद हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। अब हम लोग आते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर और वो इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली है क्या? दैट इज योर सोल्यूशंस। कि भाई आपके सोल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या है। अब देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब हम लोग सोल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, एक सोल्यूशन होता है जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ डिसॉल्व कर देते हो। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? विच इज लेस इन अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच इज मोर इन अमाउंट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रू सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन ये वो आपके सोल्यूशंस होते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर जहां पे कि जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के, दे आर वेरी स्मॉल। हम लोग उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके सब्सटेंसेज होते हैं जिस सॉल्यूट को आप लोग डिसॉल्व करते हो दैट इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, उसके बाद आपको बता रखे कंसंट्रेशन के बारे में। ना व्हाट इज कंसंट्रेशन? जितना अमाउंट आप सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। बहुत सारे बच्चे कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कुछ भी बात नहीं है। कंसंट्रेशन बेसिकली आपने कितना सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर एंड सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम आपने कितना सॉल्यूट डाला है।
ठीक है। तो अगर मैंने ग्लास के अंदर सिर्फ 1 चम्मच सॉल्ट डाला है तो दैट इज कंसंट्रेशन, लेकिन अगर मैंने एक ग्लास के अंदर उतना नमक डाल दिया है, उतना सॉल्ट डाल दिया है जितना मैं डाल सकती हूँ कि उसके आगे अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होती हैं। अब कंसंट्रेशन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं कुछ 3 तरीकों से। ठीक है, सबसे पहली होती है हमारी मास बाय मास, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आप लोग तीनों की तीनों चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कन्फिग्रेशन आपको बताया गया है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हो सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी बेसिकली होती क्या है? सॉल्युबिलिटी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग, जब आप मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर आप लोग दो तरीकों के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हो, एक होता है आपका सैचुरेटेड और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पर, यानी कि अब आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, अब एक गिवन टेम्परेचर पर आपने जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डाल दिया है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड पर। यहाँ पर अगर मैंने सॉल्यूट डाल दिया है मैक्सिमम अमाउंट में, लेकिन मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास के अंदर बहुत सारी चीनी डाल दी है और अब उस टेम्परेचर पर चीनी नहीं मिल सकती है, वो शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर उस चीनी को और ज्यादा डिसॉल्व करने के लिए उस सोल्यूशन के अंदर अगर मैंने उस बेसिकली सोल्यूशन को हीट कर दिया है, तो क्या होता है उसमें आप और भी ज्यादा शुगर को ऐड कर सकते हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां पर आप लोग टेम्परेचर के साथ खेल लेते हो, आप लोग टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी के केस में आप लोग दो चीजें भी पढ़ते हो, अगर आपने किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सोल्यूट डाला है, क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आपने किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड सोल्यूट को डाल दिया है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में जो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिक्विड के अंदर गैस डालती हूँ, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस सोल्यूट डालती हूँ, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या बोला मैंने, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, होप आप लोगों को पता होगा। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये डिपेंडेंट होती है अपॉन टेम्परेचर बहुत सारे केसेस में, और अगर मैं सॉलिड का केस देखूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूं तो। क्लियर है ये चीज? तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया है अबाउट सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं विच इज योर सेपरेटिंग मेथड। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला पार्ट क्लियर कर लिया है, अब हमारे पास आता है सेपरेशन। तो सबसे पहली चीज, होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो प्रोसेसेस यूज करते हैं फटाफट से उनको देखते हैं। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले आप किसी भी सोल्यूशन को गर्म करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो और उसके बाद उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास में सॉल्यूट है, कब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं? जब हमारे पास में सॉलिड सोल्यूट होता है, दो सॉलिड कंपोनेंट एक साथ में मिल गए हैं, तो जो कम अमाउंट में होता है हम लोग उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में ले लेते हैं। एंड व्हाट इज क्रिस्टल्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यूज कहाँ का होता है? शुगर इंडस्ट्री में, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में, ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स वगैरह में, इन सब का यूज होता है सॉलिड पार्टिकल्स को लेने के लिए। सेकंड है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, दो ऐसे लिक्विड्स जो कि मिसिबल हैं, मतलब कि डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे दो लिक्विड्स में अगर आपका डिफरेंस हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, तो उसके लिए आप उनको अलग अलग करने के लिए आप लोग डिस्टिलेशन का यूज करते हो। कैसे करते हो? ये आपके पास में डिस्टिलेशन फ्लास्क है, आपने इसमें दो सोल्यूशन एक साथ जो डिसॉल्व हो सकते हैं वो डाल दिए हैं, फिर आपने इसको हीट कर दिया। अब जिस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम है वो पहले ही उड़ जाएगा वेपर बन के, वेपर बन के ये उड़ेगा और यहाँ कंडेंसर पर पहुंचेगा। कंडेंसर क्या करेगा? उस वेपर को वापस से लिक्विड में चेंज कर देगा और यही लिक्विड हमें इसके अंदर मिल जाएगा। और जो दूसरा आपका सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा बताती हूँ, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें दो लिक्विड्स हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्वेबल हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। जिसका टेम्परेचर कम होता है वो वेपर बन जाता है, कंडेंसर के अंदर लिक्विड में चेंज हो जाता है वेपर से, और हम लोग उसको अलग उसको रिसीव कर लेते हैं। और जो आपकी डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है इसके अंदर वो लिक्विड रह जाता है जो लिक्विड आपका ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? वाटर एंड एसीटोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे भी कम टेम्परेचर है तो हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो सिंपल सी चीज हम लोग पढ़ते हैं दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली है क्या? जितने भी सब्सटेंसेस आपके एक साथ क्या करते हैं,
जितने भी आपके सब्सटेंसेस एक साथ इंटरेक्शन करते हैं, उन डिफरेंट रेट्स को ही हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेशन करने के लिए। बेसिकली आप इसमें एक पेपर लेते हो, उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हो, वहाँ पे एक डॉट बनाते हो, उसको पानी के अंदर डाल देते हो, तो वहाँ पर आपको जो कलर्स होते हैं वो अलग होते हुए दिख जाते हैं। ये है आपका पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या बोला गया है? डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑन पेपर ड्यू टू डिफरेंट अफिनिटीज। मतलब कि दो सब्सटेंसेस अगर एक साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनकी इंटरेक्शन जब अलग हो जाती है, बेसिकली उसी डिफरेंसेस को हम लोग यूज करके पेपर क्रोमैटोग्राफी को यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया है होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पर। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। ये हम लोग कब यूज करते हैं? जब दो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि इमिसिबल होते हैं, जो आपस में नहीं डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। फनल हमारे पास होता है, बहुत देर के लिए ऑयल एंड वाटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद जब उनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, तो हम लोग पानी को नीचे अपने पास निकाल लेते हैं और ऊपर ऑयल हमारा बच जाता है। जैसे ही ऑयल आने वाला होता है, उसको हम लोग नॉब को बंद कर देते हैं। ये आपको यहाँ पर सेपरेटिंग फनल का जो है बेसिकली डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर इतने में पानी और यहाँ पर ऑयल है, अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाती हैं और हम लोग उनको अलग अलग हमको बेसिकली वो मिल जाते हैं। कब यूज होता है ये? दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, अगर उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वो अलग अलग लेयर्स को फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना होता है आपका सब्लिमेशन। यहाँ पर भी आप लोग यूज करते हो। अगर मिट्टी के अंदर आप लोग कपूर डाल दोगे और उस कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो जो कपूर है वो टेम्परेचर की वजह से वेपर बन के उड़ जाएगा और आपको मिट्टी ही मिट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशंस के बारे में। अब ये सस्पेंशंस बेसिकली क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ट्रू सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सस्पेंशंस जो होते हैं बेसिकली ये सबसे ज़्यादा बड़े इनके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इनको आप अपनी नेक डाई से देख सकते हो। एग्जाम्पल, पानी के अंदर आप लोग सैंड के पार्टिकल्स को डाल दीजिए, दैट इज योर सस्पेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यों बताया गया है? अगर मैंने पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल दी है, कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, तो मिट्टी के पार्टिकल्स क्योंकि भारी होते हैं, वो नीचे आके बैठ जाएंगे। तो वो अगर उनको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ देती हूँ, तो मैं उनको बेसिकली फिल्टर कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है ये चीज? लार्ज इनके पार्टिकल्स होते हैं, नेक डाइस से हम लोग इनको देख सकते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। अगर उनको हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफिकेशन। ये क्या होता है? सेंट्रीफिकेशन बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कि आप लोग दो लिक्विड्स को जिनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती है, उनको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो आपका पार्टिकल लाइटर होता है वो ऊपर आ जाता है और हैवियर नीचे रह जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, सेपरेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, या फिर मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए आप लोग सेंट्रीफिकेशन का यूज करते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास में कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बेसिकली होता क्या है? यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपके पास में एक सोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज गंदगी है, आपने उसके अंदर एक कोएगुलेंट डाल दिया, मतलब कि एक एलम डाल दिया है। वो क्या करेगा? उस गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से जो आपको सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा अपने पास। दैट इज योर कोएगुलेशन। एडिंग ऑफ अ कोएगुलेंट टू मेक पार्टिकल्स क्लम्प टुगेदर। जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ अट्रैक्ट करना, उनका क्लम्प बना लेना, ये काम होता है कोएगुलेंट का, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, दिस इज हाउ आपके जितना भी ये चैप्टर है वो हो गया है खत्म। अब आप कोलॉइड्स के बारे में और पढ़ते हैं। कोलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस के बिल्कुल बीच के साइज के होते हैं, मतलब ना ज्यादा बड़े ना ही छोटे। ठीक है, इनको भी हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ये लगते होमोजीनियस है पर होते हेट्रोजीनियस है। इसके अलावा सेटल डाउन नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, सॉरी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं आपके। ठीक है, दे शो टिंडल इफेक्ट एंड दे आर नॉट सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। आप इनको नॉर्मल फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, दिस इज योर कोलॉइड्स। अब आते हैं आपके टिंडल इफेक्ट के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली आपका होता क्या है? जब आप लाइट को स्कैटर करते हो किसी भी कोलोडियल सोल्यूशन से, तो जो उसका पाथ है, उसके पार्टिकल्स का जो पाथ है वो आपको दिखने लगता है, यही होता है आपका टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स में होता है, सस्पेंशन में होता है, डस्टी एयर में होता है। ये ट्रू सोल्यूशन के अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका रास्ता कंप्लीटली आप नहीं देख सकते हैं। तो क्या बताया मैंने टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब आप लाइट को स्कैटर करोगे किसी भी सोल्यूशन के अंदर से, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका रास्ता आपको अगर दिख जाता है, तो वो होता है आपका क्या? टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बताए गए हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कि कंसंट्रेशन के अंदर आपके आते हैं।
इसके बाद नीचे आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस बता रखी है किसकी, ये बता रखी है रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपको कि मिक्सचर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री में यूज करते हो आप लोग, परफ्यूम इंडस्ट्री में, वाटर प्योरिफिकेशन में, ब्लड टेस्टिंग में, इन सब चीजों में आप लोग यूज करते हो इनकी सेपरेशंस की टेक्निक्स को। समझ में आई? ये आपका एट अ ग्लांस बेसिकली क्या क्या आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, होमोजीनियस है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब आप लोगों को क्लियर कर दिया है मैंने। इसके बाद की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में है कि जो मिक्सचर्स है उनको आप लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो। सेकंड की पॉइंट है चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड पार्टिकल साइज। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज का सेपरेशन करना होता है तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ अफेक्ट करती हैं चीजों को। उसके बाद है कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस नहीं करते क्योंकि जो उनका पार्टिकल साइज होता है दैट इज वेरी लेस। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। जितनी भी सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है आपकी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो दिस वॉज योर चैप्टर इन जस्ट 10 मिनट्स। आई होप 10 मिनट्स में कंप्लीट हो गया होगा ये चैप्टर और आप लोगों को हर एक चीज समझ में भी आ गई होगी। ये जो आपको फ्लो चार्ट है, जो माइंड मैप है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट बिलो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। एंड थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।